नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। विटामिन्स वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। और गाइस, पाचन तंत्र में हम 64 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65 से, यानी कि 65 से। आज की क्लास में भी गाइस बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 65। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, यानी कि 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि मेटाबॉलिज्म, जिसे आप चापचे कहते हो, संबंधित है। ये कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं। दूसरा कथन है सरल अणुओं का जटिल अणुओं में संश्लेषण। और तीसरा कथन है उपचय और अपचय। और भैया ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल सेकंड यानी कि केवल 2, और ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 29/4/2016। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कुल मिलाकर बात यह है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जो मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो चापचय होता है, उससे संबंधित ये 3 कथन दिए गए हैं। अब आपको पता लगाना है कि भैया कौन सा सही है। ये आपके ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 29/4/2016 को। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड पे देखिए भैया। यहां पर बात की जा रही है मेटाबॉलिज्म की। किसकी? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छी चीज है। चापचय क्या होता है? देखिए, जीवों में जीवन यापन करने के लिए होने वाली जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि चापचय। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ओके, अब ध्यान से समझिए। आपके शरीर में प्रतिदिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। उन सभी केमिकल रिएक्शन को एक साथ बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, चापचय। उन सभी केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, चापचय बोला जाता है। मैंने क्या कहा? आपके एक दिन में आपके शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, उन्हें एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, चापचय बोला जाता है। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये चापचय जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपचय और दूसरा होता है उपचय। अपचय में क्या होता है? अपचय में भैया विघटन होता है, यानी कि टूटता है भैया। और उपचय में क्या होता है? उपचय में निर्माण होता है। अब निर्माण कैसे होता है? तो जैसे कि प्रोटीन का जो निर्माण होगा, अब प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो आप सभी को पता है, जब बहुत सारे एमिनो एसिड जब एक श्रृंखला बना लेते हैं, जब बहुत सारे एमिनो एसिड जब एक श्रृंखला बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन किसका उदाहरण हो गया? उपचय का उदाहरण हो गया। यह भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। विघटन, टूटता कैसा है? पाचन के बारे में सुना है? पाचन किसका उदाहरण हो गया? पाचन में क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं भैया। तो विघटन हो रहा है, टूट रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? ये अपचय का उदाहरण है भैया। जैसे कि श्वसन। अब श्वसन में क्या होता है? आप सभी को पता है, भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज, C6H12O6। इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल
और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना और ऊर्जा का निर्माण करना। तो श्वसन भी किसका उदाहरण हो जाएगा भैया? अपचय का उदाहरण हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया ही तो है, ये हमारे शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन ही तो है। और है क्या? तो इन्हें एक साथ बोला जाता है बेटा मेटाबॉलिज्म, यानी कि चापचय बोला जाता है। और ये दो प्रकार की होती है, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय और दूसरा होता है उपचय। अपचय में क्या होता है? टूटता है। और उपचय में क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे कि बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में एक श्रृंखला बना लेते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। सुना होगा ना आपने कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल। जब बहुत सारे एमिनो अम्ल पेप्टाइड बनने की सहायता से एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और अपचय में क्या होता है? विघटन होता है, टूटता है भैया। जैसे कि पाचन, भोजन के बड़े बड़े अणु बेटा छोटे छोटे अणुओं में टूट गए, किसका उदाहरण है? अपचय का। श्वसन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ दिया जाता है और ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। क्या है भैया? अपचय है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मेटाबॉलिज्म चापचय संबंधित है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में से आपको बताना है सही कौन सा है। क्या शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया इससे संबंधित है? बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा था कि जीवों में जीवन यापन करने के लिए होने वाली जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं है वही मेटाबॉलिज्म कहलाता है, वही चापचय कहलाता है। इसमें भैया सरल अणुओं का जटिल अणुओं में संश्लेषण होता है भैया, सरल अणुओं का जटिल अणुओं में संश्लेषण होता है। और दूसरा इसमें अपचय और उपचय दोनों आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भैया। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 29/4/2016 को। तो बताइए क्या आपको क्वेश्चन नंबर 65 समझ में आया? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, 66 की। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। आपके ऑप्शंस है भैया। ऑप्शन नंबर है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी है इंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है रेडियोग्राफ और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 27/4/2016। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर नहीं पता है भैया तो बोर्ड की तरफ देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोस्कोप। ये क्या करता है भैया? हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, उन आंतरिक अंगों की जांच करने का कार्य कौन करता है भैया? इंडोस्कोप करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने का कार्य कौन करता है? इंडोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी क्या काम करता है? तो आप सभी को पता है, जिन वस्तुओं को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते या फिर जिन जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो अति सूक्ष्म या फिर मैं कह सकता हूं कि जो सूक्ष्म वस्तु होती है, इन सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, देखने में सहायक होता है। अरे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको बैक्टीरिया देखना है, अगर आपको बैक्टीरिया देखना है तो बैक्टीरिया क्या आपको नग्न आंखों से देख सकते हो? क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हो क्या बैक्टीरिया को? नहीं देख सकते। लेकिन भैया इस माइक्रोस्कोप की सहायता से, इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप ऐसी वस्तुओं को देख सकते हो, ऐसे जीवों को देख सकते हो जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते।
इतनी बात क्लियर है। तो जो सूक्ष्म वस्तु होती है उनको देखने में सहायक होता है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जिन्हें आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और शरीर के आंतरिक अंगों की जांच जो की जाती है बेटा वो इंडोस्कोप के द्वारा की जाती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कौन सा है। अरे भाई पाचन तंत्र में भी तो हम बहुत सारे अंग पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑर्गन पढ़ते हैं, तो शरीर के आंतरिक अंगों की जांच कह दीजिए या फिर पाचन तंत्र की जांच कह दीजिए, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, रेडियोग्राफ। ये रेडियोग्राफ क्या करता है, चिकित्सा विभाग में इसका उपयोग किया जाता है भैया। इसका उपयोग चिकित्सा विभाग में किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, जो एक्सरे होते हैं उन एक्सरे में भैया इस रेडियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और शरीर के जो आंतरिक ढांचे, जो शरीर का ढांचा है, उस ढांचे की जांच की जाती है इन एक्सरे की सहायता से बेटा, जिसके इस्तेमाल में उपयोग में लिया जाता है ये रेडियोग्राफ। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 27/4/2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है भैया, अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो। आशा करता हूं आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यह आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी है हृदय, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय, ऑप्शन नंबर डी है मुंह। और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी जेईई में 31/5/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर नहीं पता है तो इधर देखिए भैया, पाचन तंत्र में हम कौन कौन से ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं, फिर आपको वैसे ही नाम भी लिखवा दूंगा ताकि आपको याद रहे। देखिए बेटा, पाचन तंत्र में हम ऐसे अंगों के बारे में पढ़ते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। सिंपल भाषा में बात कहूं तो जैसे कि भोजन जिस जिस जगह से होकर के गुजरता है उन अंगों के बारे में हम भैया पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। और आप सभी को पता है भोजन जिन जिन अंगों से होकर के गुजरता है वो अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भोजन जाता है भैया आपके मुंह में, मुंह में चला गया, तो मुंह बेटा पाचन तंत्र का हिस्सा है। मुंह के बाद में भोजन जाता है भैया भोजन नली में, तो भोजन नली किसका हिस्सा हो गई, पाचन तंत्र का हिस्सा हो गई। और भोजन नली के बाद में भोजन जाता है भैया आपके पेट में, आपके आमाशय में, तो पेट भी किसका हिस्सा हो गया, पेट भी हिस्सा हो गया भैया पाचन तंत्र का। और पेट के बाद में भोजन जाता है भैया छोटी आंत में, तो छोटी आंत भी किसका हिस्सा हो गई भैया, छोटी आंत भी पाचन तंत्र का हिस्सा हो गई। इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक डुडेनियम वाला भाग होता है। इस डुडेनियम वाले भाग से 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक जुड़ा हुआ होता है लीवर और एक जुड़ा हुआ होता है पैंक्रियाज। इन दोनों को भी हम मुख्य रूप से भैया किस में पढ़ते हैं, इन दोनों को भी मुख्य रूप से हम पाचन तंत्र में ही पढ़ते हैं। छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है भैया आपके बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत भी किसका हिस्सा हो गया, पाचन तंत्र का हिस्सा हो गया। और बड़ी आंत के बाद में भोजन जाता है मल द्वार यानी कि एनस वाले भाग में, गुद्दा वाले भाग में। तो एनस वाला जो भाग है, जो गुद्दा वाला भाग है जिससे होकर के अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, ये वाला भाग भी भैया हम पाचन तंत्र में ही पढ़ते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो भैया पाचन तंत्र क्लियर करके आ जाना। इतनी बात क्लियर, ओके। अब मैं वैसे ही नाम लिखवा देता हूं। आपको श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में कौन कौन सा पढ़ना है वो देख लीजिए। श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में आपको नाक पढ़ना है, आपकी नोज। उसके बाद में भैया श्वास नली पढ़नी है, यानी कि श्वास नली इस श्वसन तंत्र का ही हिस्सा है। नाक श्वसन तंत्र का हिस्सा है, श्वास नली श्वसन तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद में आपके लंग्स आ गए, ये लंग्स भी भैया श्वसन तंत्र का ही हिस्सा है। यहाँ पर आपको लंग्स में जैसे वायु कूपिका वगैरह देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाए तो बता देना वायु कूपिका। इतनी बात क्लियर है। उसके अलावा अगर आपसे उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछा जाए, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तो किडनी आपको याद रखना है। प्रजनन तंत्र के बारे में पूछा जाए भाई, प्रजनन तंत्र के बारे में पूछा जाए तो प्रजनन तंत्र में आपको वर्षण, ये शुक्राणु, अंडाणु
अंडाशय, गर्भाशय, इन चीजों के बारे में आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर है। जैसे कि और योनि लिख देता हूं, आपके प्रजनन जो अंग हो गए पेनिस लिख देता हूं, और यहाँ पर प्रजनन अंग लिख देता हूं भैया, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो इन सभी के बारे में हम भैया प्रजनन तंत्र में पढ़ते हैं। अब जैसे कि हृदय आ गया, ब्लड वेसल्स आ गई, रुधिर वाहिकाएं आ गई, रुधिर आ गया, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं भैया रक्त परिसंचरण तंत्र में। रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ते हैं। लिख लेना भैया एक साथ, आपको बहुत काम की चीज है। अगर बोन्स के बारे में पूछा जाए, हड्डियों के बारे में, और कार्टिलेज उपास्थि के बारे में पूछा जाए, हड्डी और कार्टिलेज के बारे में, किस चैप्टर में पढ़ते हैं? तो भैया कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब भैया ये कैसे याद होगी? तो सबसे अच्छा तरीका है कि इनके चैप्टर पढ़िए आप। कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़िए, श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़िए, और उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर पढ़िए, प्रजनन तंत्र वाला चैप्टर पढ़िए, पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़िए, तब जाकर के आपको ये सभी ऑर्गन्स के नाम याद रहेंगे। वैसे तो आप भूल भी सकते हो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं, फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, इसलिए देख लीजिए भैया, मैंने आपको बता दिए हैं, नाम भी याद कर लीजिए। अब देखिए भैया, अब क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या यकृत पाचन तंत्र में आता है? मैंने आपको बताया है लीवर को ही यकृत कहा जाता है, इसे ही जिगर कहा जाता है, तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा है भैया। क्या आमाशय, आमाशय को ही पेट कहा जाता है, क्या ये पाचन तंत्र का हिस्सा है? क्या बिल्कुल है भाई। मुंह है, क्या ये पाचन तंत्र का हिस्सा है? क्या बिल्कुल है भाई। क्या हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा है? क्या नहीं, ये रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है भैया। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, हृदय हो गया। क्योंकि आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो हृदय भैया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र में हम हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाओं के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मिस मत करना। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी मानव, ऑप्शन नंबर सी तेंदुआ, ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 29/4/2016। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो बेटा बोर्ड पे देखिए, बहुत अच्छे से समझाने वाला, एक बार में ही सारी की सारी ही चीजें आपको याद हो जाएगी। देखिए, हम हमारे दांतों के बारे में बात करते हैं, हमारे दांतों के जो लक्षण है उनके बारे में समझते हैं। आप सभी को पता है एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या होती है 32। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे। मैंने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया था आपको दांतों के बारे में, अलग से क्लास भी ले रखी है भैया, चैनल पर जाइए, चेकआउट करिए, सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए भैया, अब और अच्छे से समझते हैं। मैं हमारे दांतों के लक्षणों के बारे में बात कर रहा था, तो हमारे दांतों के जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबारदंती। द्विबारदंती हमारे जीवन काल में, मनुष्य के सारे जीवन काल में बेटा जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। शुरुआत में जो दांत आते हैं उन दांतों की संख्या होती है 20, और इन दांतों को अस्थायी दांत कहा जाता है। अस्थायी दांत कहा जाता है, इन्हें ही भैया दूध के दांत कहा जाता है। ये दूध के दांत आएंगे फिर उपड़ने लग जाते हैं भैया,
और उसके बाद में दोबारा दांत आते हैं। फिर भैया उसके अलावा इन 20 दांतों के अलावा 12 दांत हमारे जीवन काल में सिर्फ एक बार आते हैं, इसलिए इन दांतों को स्थायी दांत कहा जाता है। और 20 और 12 मिलकर के टोटल 32 दांत हो जाते हैं। यानी कि हमारे पूरे जीवन काल में दांत जो होते हैं बेटा वो 2 बार आते हैं। तो हमारे दांतों का एक लक्षण ये हो गया है कि हमारे जो दांत होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं, यानी कि द्विबार दंती होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। दूसरा लक्षण देखिए, दूसरा लक्षण होता है भैया थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब होता है भैया गर्त दंती। हमारे जो दांत होते हैं वो भैया मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, और हमारे दांत मसूड़ों में धसे हुए होने के कारण हमारे दांतों को थीकोडोंट की संज्ञा दी गई है, ग्रतदंती कहा गया है। कि हमारे जो दांत होते हैं उनका एक लक्षण ये भी है भैया थीकोडोंट यानी कि ग्रतदंती। तीसरा होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इन चीजों को पहली बार पढ़ रहे हो। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। हमारे जो दांत होते हैं वो आकार व आकृति में अलग अलग होते हैं। आकार व आकृति में अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे जो रदनक दांत होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, नुकीले होते हैं ना, नुकीले। और इंसाइजर अलग होते हैं, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन सभी दांतों में आकार व आकृति में ये अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। इसलिए हम हमारे दांतों को हेटेरोडोंट की भी संख्या देते हैं, यानी कि विषम दंती भी कहते हैं। 3 लक्षण समझ में आ गए। चौथा होता है भैया बूनोडोंट। बूनोडोंट का मतलब होता है कर्तकी, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं बेटा वो नुकीले होते हैं। नुकीले होते हैं भैया ताकि वो भोजन की चीरफाड़ अच्छे से कर सके, भोजन को अच्छे से चबा सके। इसलिए हमारे दांतों का एक लक्षण ये भी है भैया बूनोडोंट। अगर इन चारों में से कोई भी लक्षण आपको दे और पूछे कि ये लक्षण किसका है, तो भैया मानव करके आ जाना। एक बार और समझाता हूं। हमारे दांतों के जो लक्षण है बेटा मुख्य रूप से 4 होते हैं। पहला लक्षण है डाइफायोडोंट, द्विबार दंती। हमारे जीवन काल में हमारे दांत 2 बार आते हैं भैया, इसलिए हमारे दांतों का एक लक्षण ये हो गया द्विबार दंती। पहले जो दांत आता है वो अस्थायी दांत कहलाता है, जिनकी संख्या 20 होती है, इन्हें दूध का दांत भी कहा जाता है। उसके बाद में ये टूट जाएंगे, ये दोबारा आ जाएंगे। उसके बाद में 12 दांत स्थायी दांत होते हैं बेटा, ये टूटते नहीं है, ये जीवन पर्यंत रहते हैं, या फिर लास्ट में जाकर के ऊपर ही जाते हैं जब मान लीजिए दांत खराब हो जाते, लेकिन दोबारा नहीं आते। दूसरा होता है थीकोडोंट यानी कि ग्रत दंती। हमारे दांत मसूड़ों में धसे हुए होने के कारण हमारे दांतों को थीकोडोंट भी कहा जाता है, ग्रत दंती भी कहा जाता है। तीसरा होता है हेटेरोडोंट, विषम दंती। हमारे दांत आकार व आकृति में अलग अलग होने के कारण हमारे दांतों को हेटेरोडोंट भी कहा जाता है। और चौथा है बोनोडोंट, कर्तकी। हमारे दांत नुकीले भी होते हैं, इसलिए भैया एक लक्षण ये भी हो जाएगा बोनोडोंट यानी कि कर्तकी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने जो पढ़ाया है 4-5 मिनट में, 6 मिनट में, इनसे संबंधित तो हमारा क्वेश्चन है ही नहीं, तो फिर हमें ये बातें क्यों पढ़ाई जा रही है? इसलिए पढ़ाई जा रही है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये क्वेश्चन भी पूछा ही जा सकता है। इनमें से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर किस भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप उस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो। और मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसे जीव जिनके दांत बिल्कुल एक समान होते हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है भैया होमोडोंट। क्या कहा जाता है? होमोडोंट कहा जाता है, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भैया सांप, मच्छर और मछली। इनके दांत बेटा एक जैसे होते हैं, इसलिए इन जीवों को होमोडोंट कहा जाता है। इन जीवों में दांतों का जो एक लक्षण है वो होता है होमोडोंट। क्या होता है? होमोडोंट। अब क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। तो भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा मछली। बोलो
क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या वीडियो पसंद है आपको? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? जल्दी जल्दी बताइए। अगर वास्तविकता में लग रहा है कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, यानी कि 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि डूडोनियम किसका भाग है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी है पित्ताशय, ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 26/4/2016 को। तो भैया जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो उस चीज के बारे में अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए कि किसी की औकात ना हो कि उस जगह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सके। और अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप मुंह से खाने की पड़े, कहने का मतलब पछताना पड़े। ठीक है, तो जो भी चीज पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़िए यार। देखिए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के बेटा 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। एक होता है डूडेनम, पहला, जिससे मैंने आपको बताया था 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। एक जुड़ा हुआ होता है लीवर, जो बाइल जूस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बाइल जूस का। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? इस पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है। स्टोर यानी कि जमा, खा जाकर के होता है, इस पित्ताशय में जाकर के होता है। दूसरा होता है भैया पेंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। ये पहला भाग है छोटी आंत का। दूसरा वाला भाग कौन सा है? डूडोनम के बाद में डेडोनम के डूडेनियम, अंतःग्रहणी भी कहा जाता है इस डूडेनियम वाले भाग को। उसके बाद में आता है जेजुनम, और तीसरा भाग जो होता है वो होता है भैया इलियम। इस डूडेनियम वाले भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। फिर इसके बाद में जेजुनियम वाले भाग में पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कम होता है। सबसे ज्यादा जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो इलियम वाले भाग में होता है, क्योंकि इसमें एक संरचना पाई जाती है, अंगुलीनुमा संरचना, जिसे अंकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकुर। उस संरचना को अंकुर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं लार्ज इंटेस्टाइन के भाग भी आपको बता देता हूं। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं बेटा। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम। तो ये भी आपको याद रखना है बेटा, सीकम, कोलोन और रेक्टम। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डूडेनियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो बेटा हल्का फुल्का इनको भी देख लेना। ठीक है भैया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। गाइस, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको छोटी आंत के इलियम वाले भाग में जो अंगुली नामक जो संरचना थी, यानी कि अंगुली जैसी संरचनाएं थी, उन्हें मैंने नाम दिया था अंकुर। तो भैया कंफ्यूज मत होना, जो विलाई होती है, जिसे आप या विली या विलाई कहते हो, उसी का ही दूसरा नाम होता है अंकुर। इतनी बात क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें डॉट 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 शामिल होता है। आपके ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 26/4/2016 में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखते आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको 2-3 बार पहले करवा चुका। आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गाइस, से तेजाब भी कहा जाता है इस HCl को। इसका जो pH मान होता है वो 0 से लेकर के 6.9 होता है। ये प्रबल अम्ल होता है भैया, ये प्रबल अम्ल होता है। और ये कहाँ उपस्थित होता है? आपके गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित होता है। आइए इसके बारे में समझते हैं अच्छे से। आपका जो आमाशय होता है,
आपका जो पेट होता है, इस पेट में अंदर की तरफ ऊतकों की बनी एक परत होती है और उस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये जो जठर ग्रंथि होती है ये भैया गैस्ट्रिक जूस का यानी कि जठर रस का निर्माण करती है। और इस जठर रस में बेटा एंजाइम भी पाए जाते हैं, एंजाइम भी पाया जाता है, एक म्यूकस भी पाया जाता है, यानी कि श्लेष्मा भी पाई जाती है। श्लेष्मा एक ये चिपचिपा पदार्थ होता है भैया, यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसे बलगम भी कहा जाता है। और ये क्या करता है? बलगम। और तीसरी चीज इसमें HCl होता है। तो इस HCl के प्रभाव से आमाशय के आंतरिक जो परत होती है उस आंतरिक परत को बचाने का काम करता है भैया इस HCl के प्रभाव से। मैंने कहा ना कि HCl बहुत ही खतरनाक होता है, ये प्रबल अम्ल होता है, इसे तेजाब भी कहा जाता है। इसका pH मान 0 से लेकर के 6.9 होता है। अगर ये इतना ही खतरनाक है तो भैया ये आमाशय को भी तो जला सकता है, आमाशय की जो आंतरिक परत होती है उसको भी तो जला सकता है। तो इसके प्रभाव को कम करने का काम करता है भैया ये बलगम, ये म्यूकस श्लेष्मा में चिपचिपा पदार्थ है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भैया ये जो गैस्ट्रिक जूस में ये जो HCl पाया जाता है, इस HCl का काम क्या है? लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये HCl का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है भैया, तो याद रखना ऑक्जिनेटिक सेल करती है, ऑक्जिनेटिक सेल करती है, ऑक्जिनेटिक सेल करती है। अगर कोशिकाओं के बारे में पूछा जाए तो अब ये काम क्या करता है? तो पहला इसका कार्य है कि भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई जीवाणु आ गया, उसे नष्ट करने में सहायक होता है। दूसरा इसका कार्य है कि जो भोजन होता है उस भोजन को ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और तीसरा इसका कार्य है कि जठररस में जो एंजाइम पाए जाते हैं ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। तो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले एंजाइमों को ये सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करता है, सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करता है। कैसे परिवर्तित करता है? देखिए, तो आपके इस जठररस में दो एंजाइम होते हैं भैया, एक होता है प्रोरेनिन और एक होता है पेप्सिनोजन। दोनों ही फिलहाल अभी बेटा ये निष्क्रिय अवस्था में है, ये निष्क्रिय अवस्था में है। और इन दोनों को जो HCl होता है वो सक्रिय कर देता है, प्रोरेनिन को तो बदल देता है रेनिन में, अब ये सक्रिय अवस्था में आ गया। और पेप्सिनोजन को बदल देता है भैया पेप्सिन में, अब ये दोनों ही एंजाइम सक्रिय अवस्था में है। तो कुछ इस तरीके से ये जो निष्क्रिय एंजाइम है, जो निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित एंजाइम है, इन्हें सक्रिय अवस्था में लाने का कार्य कौन करता है? ये HCl करता है। भोजन को अम्लीयता माध्यम प्रदान करता है, भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है, और इसका निर्माण ऑक्जिनेटिक सेल से, ऑक्जिनेटिक सेल करती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भैया। इतनी बात क्लियर है? तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है, हर रोज सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं। इतने सारे स्टूडेंट हर रोज आंसर देते हैं, तो आप भी दीजिए बेटा, आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।